वो घूम रही है देखने के लिए कि कहीं कोई उसकी कहानी दोहरा तो नहीं रहा, कहीं किसी के साथ वही तो नहीं हो रहा जो उसके साथ हुआ था। लेकिन बरसों बीते उसे कोई भी नहीं मिला, जो देखकर वो चुड़ैल बहुत खुश है और अपने आज रात के खाने और सुकून की नींद की खोज में अपनी पसंदीदा लीला के घर में पहुंच जाती है। ये घर रघु का होता है, जिसमें वो अपनी माँ और पत्नी लीला के साथ रहता है। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना! वैसे तो लीला हर रोज ही बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, लेकिन आज तो कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। इससे पहले कि ये लोग सारा खाना खत्म कर दे, मैं थोड़ा खा लेती हूँ। लीला के रसोई से बाहर निकलते ही स्वादिष्ट खाने से ललचाई चुड़ैल खाने पर टूट जाती है और कुछ ही मिनट में सारा खाना सफा चट कर देती है। जिसके बाद जैसे ही लीला खाना लेने वापस रसोई में आती है तो सब कुछ खत्म देखकर हैरान रह जाती है। अरे, ये सब खाली कैसे हो गए? मैंने अभी तो यहाँ खाना रखा था। लीला इसी असमंजस में होती है कि पीछे से उसकी सास भी खाने के लिए चिल्लाते हुए रसोई की तरफ आती है। अरे, कहाँ रह गई? खाना लेने गई थी या बनाने? कहीं हमें खिलाने से पहले खुद ही तो खाने नहीं बैठ गई। ये बोलते हुए सास रसोई में आती है और सभी खाली बर्तन देखकर गुस्से से लाल हो जाती है। तूने खाना बनाया ही नहीं था या सारा खुद ही खा गई? नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ भी नहीं खाया और मैंने सच में खाना बनाया था, पर अचानक कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। अच्छा, तो तेरा कहना है कि सारा खाना जादू से हवा में गायब हो गया और तुझे कुछ भी नहीं पता? रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। लीला की सास को उस पर इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर चुड़ैल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उफ, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से बेचारी लीला को कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, और सास का अत्याचार मुझसे अच्छा और कौन समझ सकता है। आज के लिए मुझे माफ करना लीला। एक तरफ चुड़ैल अपने किए के लिए लीला को डांट पड़ते हुए देखकर उदास हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ लीला की सास रसोई में सामने ही जल रहे चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी लेकर आती है और उसे लीला के हाथ पर रख देती है, जिससे लीला का हाथ जल जाता है और लीला दर्द से चिल्लाने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे छोड़ दीजिए, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अरे, गलती तो हमसे हो गई कि तुझे इस घर में लेके आए। एक तो खाली हाथ आ गई, कुछ लेकर भी नहीं आई, ऊपर से इसके नखरे और झूठ। अगर दोबारा मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो पूरा का पूरा तुझे ही जला दूंगी। इसके बाद लीला की सास वहाँ से चली जाती है। लीला दर्द से रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ जाती है, जिसे देखकर चुड़ैल को बहुत बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से बेचारी लीला को कितना कष्ट सहना पड़ रहा है, लेकिन उसकी सास ने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था। उसे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। लीला की सास को सबक सिखाने के लिए चुड़ैल एक योजना बनाती है और रात को सबके सोने के बाद लीला की सास के पास जाकर बैठ जाती है। फिर उसके कान में कुछ बोलती है, जिससे लीला की सास डर कर चौंकते हुए उठ जाती है और चुड़ैल को अपने सामने बैठा हुआ देखकर लीला की सास बहुत डर जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल के जादू की वजह से उसकी आवाज गायब हो चुकी होती है। क्यों, मजा आया? बहुत शौक है ना तुझे अपनी बहू को परेशान करने का, उसे रुलाने का, उसे मारने का? तो ले, फिर आज तुझे उस सब का हिसाब देना पड़ेगा। चुड़ैल के ऐसा बोलने पर लीला की सास बहुत डर जाती है और अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती और वहीं बैठकर छटपटाने लगती है। उसे इस तरह परेशान देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। क्या हुआ? अपने ऊपर बात आई तो छटपटाने लगी? अब तुम्हें डर लगने लगा? आगे आगे देखो, होता है क्या? चुड़ैल की बात सुनकर लीला की सास ज्यादा डर जाती है और घर के लोगों को जगाने के लिए हाथ पैर चलाने लगती है।
लेकिन तभी चुड़ैल उसे हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद चुड़ैल लीला की सास को हवा में उड़ाकर रसोई में ले जाती है और एक जलती हुई लकड़ी उसके मुंह के सामने ले आती है। क्यों प्राण सूख गए? सोचो, जब ये जलती हुई लकड़ी को सिर्फ अपने करीब देखकर ही तुम्हारा ये हाल है, तो जिस बहू के हाथ पर तुमने ये लगाई है उसका क्या हाल हुआ होगा? ये बोलकर चुड़ैल वो लकड़ी लीला की सास के हाथ के करीब लेकर जाती है, लेकिन फिर उसे जमीन पर फेंक देती है। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर तुम में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाएगा। इस तरह चुड़ैल लीला की सास को डराकर छोड़ देती है और उसे दोबारा उसके बिस्तर पर ले जाकर लेटा देती है और अपने जादू से उसे सुला देती है। अगली सुबह जब लीला की सास की नींद खुलती है तो वो बीती रात की सभी घटनाओं को सपना समझकर भूल जाती है। इतना भयानक सपना तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। जरूर लीला ने मुझ पर कोई जादू टोना करा दिया है। वैसे शायद अभी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन अगर इस बार इसने लीला को परेशान किया तो मैं इसे छोड़ूंगी। चुड़ैल घर से बाहर निकल रही होती है और पूरे गांव में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसकी नजर शहर के 2 बच्चों पर पड़ती है, जिन्हें देखकर चुड़ैल खुश और भावुक हो जाती है। ये तो मेरी बहन के बच्चे हैं, मतलब मेरी बहन अपने बच्चों के साथ गांव में आई हुई है। देखो तो जरा, दोनों कितने बड़े हो गए हैं। चुड़ैल बच्चों को देख रही होती है, तभी उसकी बहन और बच्चों की माँ वहाँ आ जाती है। तुम दोनों यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? घर के अंदर चलो और कुछ खाकर थोड़ा आराम कर लो। जी मम्मी, बस अभी आ रहे हैं। नहीं, शाम को जाना, अभी अंदर आओ। अपनी मम्मी की बात मानकर दोनों बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं, जिन्हें देखकर चुड़ैल भी उनके पीछे घर के अंदर चली जाती है। वाह, आज तो अपनी बहन के हाथ का खाना खाऊंगी। बहन जल्दी बना, बहुत भूख लग रही है। हाँ, बस 1 मिनट। इतना बेकार खाना कौन बनाता है? नहीं बहन, तू बहुत अच्छी है, लेकिन मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खा सकती। इससे अच्छा मैं लीला के पास चली जाती हूँ, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। चुड़ैल स्वादिष्ट खाने के लालच में लीला के घर पहुँच जाती है और उसकी रसोई में जाकर देखती है कि लीला ने बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बना रखे होते हैं, जिन्हें देखकर चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है और वो उन्हें खाने लगती है। चुड़ैल, चुड़ैल! लीला की आवाज रसोई से बाहर नहीं जा पाती, लेकिन चुड़ैल उसे सुन लेती है और उसका ध्यान खाने से हटकर लीला पर जाता है। इससे पहले कि लीला दोबारा चिल्लाकर किसी को रसोई में बुलाती, चुड़ैल अपने जादू से उसकी आवाज गायब कर देती है। तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? मैं बस थोड़ा खाना ही तो खा रही हूँ। अगर दोबारा नहीं चिल्लाओगी तो ही मैं तुम्हारी आवाज ठीक करूँगी, फिर तुम्हें मुझे शांति से खाना खाने देना होगा। लीला सिर के इशारे से हाँ बोलती है, जिसके बाद चुड़ैल उसकी आवाज ठीक कर देती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो हमेशा ही यहाँ रहती हूँ, बस आज तक किसी ने देखा नहीं। अब क्या मैं खाना खा सकती हूँ? मुझे तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे किसी के खाना खाने से कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या मैं पहले इसमें से थोड़ा खाना अपनी सास के लिए निकाल सकती हूँ? अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो वो मुझे बहुत मारेंगी। क्या वो अभी भी तुम्हें मारती है? कभी दहेज के लिए, कभी खाना सही ना बनने पर, तो कभी घर की सफाई के बहाने। मतलब उस रात के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया? अब तो बड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। चुड़ैल की बात सुनकर लीला असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन तभी सास के खाने को याद करके उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सास के लिए खाने की थाली लेकर रसोई से बाहर चली जाती है, जिसके जाने के बाद चुड़ैल खाना छोड़कर सास के अत्याचार खत्म करने की योजना सोचने लगती है। इस बार कुछ ऐसा करना होगा कि लीला की सास के साथ मेरी और बाकी सभी सास को ऐसा सबक मिल जाए कि दोबारा कभी कोई सास किसी भी वजह से अपनी बहू को मारने से पहले डरे। क्या हुआ? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम्हारी बात सुनकर मेरी भूख मर गई। ऐसा क्या हो गया? ये सब तो हर रोज का है। लेकिन आज के बाद दोबारा कभी नहीं होगा। मतलब? मरने से पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी।
बहुत खुश होकर मैं अपने नए ससुराल में आई थी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मेरी सास ने मुझे दहेज को लेकर ताने मारना शुरू कर दिया। कुछ और दिन बीते तो फिर उन्होंने मुझे तुम्हारी सास की तरह किसी न किसी बहाने, कभी थप्पड़, कभी डंडे से तो कभी जलते चिमटे या लकड़ी से मारना शुरू कर दिया। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे और उन्होंने मुझे अधमरा कर दिया था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मुझे जान से ही मार दिया और अपने बेटे की दूसरी शादी करा दी। चुड़ैल की बात सुनकर लीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। मेरे साथ जो होना था हो गया, तुम अपना ध्यान दो। तुम्हारी सास भी कहीं तुम्हें मार न दे। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और लड़की ऐसे लालचियों के हाथों मारी जाए। चुड़ैल की बात सुनकर लीला सोच में पड़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वो चुड़ैल से बोलती है, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें किसी तरह अपने परिवारों का ये दहेज का लालच और मेरी मौत का सच सबके सामने लेकर आना होगा, जिससे उन्हें सजा मिले और दूसरे लोगों को इससे सबक मिले। लीला को चुड़ैल की बात सही लगती है, लेकिन अब दोनों सोच में पड़ जाती हैं कि वे ये सब कैसे कर सकती हैं। तभी चुड़ैल को अपनी बहन और उसके बच्चों के बारे में याद आता है। मेरी बहन और उसके बच्चे शहर में रहते हैं, उनके पास जरूर कोई अच्छी योजना मिल सकती है। इसके बाद चुड़ैल और लीला चुड़ैल की बहन के घर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर लीला उन सभी को चुड़ैल और अपने बारे में सारी बात बताती है। लीला की बात खत्म होने के बाद चुड़ैल उन सबके सामने आती है, जिसके बाद चुड़ैल की बहन और उसके बच्चे उन्हें सच सामने लेकर आने का एक उपाय बताते हैं। योजना सुनने के बाद चुड़ैल लीला के साथ उसके घर वापस आ जाती है और चुड़ैल की बहन चुड़ैल के ससुराल जाकर उसकी सास को भी लीला के घर ले आती है। सभी के एक साथ एक जगह इकट्ठा होने के बाद लीला अपनी सास से बात करना शुरू करती है। अब दहेज के लालच में मुझे हमेशा मारती रहती है, पर आज के बाद ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगर आपने मुझ पर हाथ भी उठाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या बकवास कर रही है? मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? लगता है वो जलती हुई लकड़ी भूल गई है। लीला की सास की बातें सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो लीला के शरीर में आ जाती है। धमकी किसे दे रही है? आज मैं तुम दहेज के लालची लोगों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। मैं अपनी तरह लीला को मरने नहीं दूंगी। भूत का नाटक करके किसे डराने की कोशिश कर रही हो? ये सब अभी बंद कर, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मेरा यहाँ क्या काम है? मैं बताती हूँ। सालों पहले तुमने दहेज के लालच में अपनी जिस बहू को मार दिया था ना, उसी के बदले का शिकार बनने के लिए तुम आज यहाँ हो। मैं ही हूँ तुम्हारी वो बहू। तुम दोनों समझती हो कि तुम जिंदगी भर अपने लालच में बहुओं को मारती रहोगी और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे आपकी बहू ये सब क्या बोल रही है? ये सब इसका ड्रामा है। अभी 4 डंडे पड़ेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी। ये बोलकर लीला की सास जैसे ही उसे मारने के लिए डंडा उठाती है, वैसे ही चुड़ैल अपने जादू से लीला की सास को हवा में उड़ा देती है, जिसे देखकर चुड़ैल की सास डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुड़ैल उसे भी हवा में उड़ा देती है, जिससे दोनों सास बहुत डर जाती है। देख बहू, जो बीत गई सो रात गई, माफ कर दे और भूल जा। अभी तो तुम्हारी सजा बाकी है। चुड़ैल के डर से दोनों सास अपनी अपनी बहू से माफी मांगते हुए अपने किए हुए सारे बुरे काम और अत्याचार कबूल लेती हैं। हमारी योजना में पुलिस तो थी नहीं, फिर यहाँ कैसे? हमारे पास पहले ही फोन आ गया था। दहेज के लालच में बहू को मारने के जुर्म में इन्हें जेल जाना होगा, और इसके सबूत के लिए हमारे पास आपकी लाइव वीडियो है। पर आपको बुलाया किसने है? पुलिस को हमने यहाँ बुलाया है। हाँ, आपने हमें सिर्फ सच का वीडियो बनाने को बोला था, जिससे हम बाद में उसे सबको दिखाकर न्याय ले पाएं। लेकिन फिर हमने सोचा कि वीडियो बनाकर बाद में सबको दिखाने से अच्छा है कि हम लाइव वीडियो बना दें, जिससे आप दोनों की सच्चाई सीधा सबके सामने भी आ जाए और आपको उसका परिणाम तुरंत ही सामने देखने को भी मिल जाए। पर ये लाइव वीडियो है क्या? जैसे इस समय यहाँ खड़े हुए हम सब आपको और यहाँ घट रही सभी घटनाओं को सामने देख पा रहे हैं।
उसी तरह हमारे इस फोन में चल रही लाइव वीडियो की मदद से शहर और दुनिया के दूसरे कोने में बैठे लोग भी अभी इसी वक्त हमारे साथ सब कुछ देख रहे हैं। बच्चे की बात सुनकर लीला और चुड़ैल दोनों बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद पुलिस उन दोनों के ससुराल वालों को पकड़कर ले जाती है, जिसके बाद न्याय मिलने की वजह से चुड़ैल भी वहाँ से गायब हो जाती है। इस घटना के बाद से उस गांव में दहेज प्रथा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और अगर कभी कोई दहेज की वजह से अपनी बहू को परेशान करता है तो लीला उसके खिलाफ आवाज उठाती है और ऐसे सभी लोगों को पुलिस के हवाले कर देती है। और चुड़ैल। किसी गांव में ब्रिजेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी दीपा, माँ लीलावती और पिता जयदीप के साथ रह रहा होता है। घर में जहाँ ब्रिजेश, जयदीप और दीपा बहुत अच्छे और साफ दिल के होते हैं, वहीं लीलावती बहुत लालची और क्रूर होती है। वो हर वक्त किसी न किसी बहाने बहू दीपा पर जुल्म करती रहती है। क्यों महारानी, घर का राशन क्या तुम्हारे मायके वाले भरते हैं, जो खाने में नीरा नमक भरकर सारा खाना बर्बाद कर दिया? नहीं माँ जी, मैंने तो नमक कम ही डाला था, पर फिर वो नमक का डिब्बा मेरे हाथ से फिसलकर गलती से खाने में गिर गया। हाथ है या गुलाब की कली, हम सबके लिए दूसरा खाना बनाओ और इस सारे खाने को तुम खाओगी, कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर लीलावती रसोई से बाहर चली जाती है और दीपा खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। जहाँ एक तरफ ब्रिजेश के घर में सास के अत्याचार चल रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके गांव में इंसानों को उठा ले जाने वाली चुड़ैल का खौफ चल रहा होता है, जिसके डर की वजह से शाम होते ही सभी गांव वाले घरों के अंदर चले जाते हैं और अगली सुबह से पहले बाहर नहीं निकलते हैं। ओ बूढ़ी सास, अगर बहू से इतना ही दुखी है तो आजा आजा मेरे साथ चल, वहाँ तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर घर में सबका ध्यान खिड़की की तरफ जाता है और वो डर कर जल्दी से खिड़की बंद कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने गांव में निकल जाती है। शुरू में सब आसानी से फंस जाते थे, लेकिन अब ये गांव वाले बहुत चालाक हो गए हैं। सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, ऊपर से घर के दरवाजे खिड़कियां भी बंद रखते हैं। मुझे ऐसी बेचारी चुड़ैल के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। इन्हें घर से बाहर निकालने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। इस घर की बत्ती अभी तक जल रही है, चलो आज की नई तरकीब इसी पर आजमाई जाए। चुड़ैल उस घर के दरवाजे पर जाती है और घर के मालिक को बाहर निकालने के लिए आवाज बदलकर डरी हुई गांव की लड़की की आवाज में उसे बुलाने लगती है। सुनो सुनो, मेरी मदद करो, चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है, बहुत बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ, कृपया मेरी मदद करो, मुझे घर के अंदर आने दो, मेरी जान बचा लो। लगता है ये लड़की बड़ी मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल की भावुक बातों में फंसकर वह लड़का दरवाजा खोल देता है और चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ। जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा। यहाँ सब मुझसे डरते हैं। चुड़ैल की बात सुनकर लड़का अपनी जान बचाने के लिए घर का दरवाजा बंद करने अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे ऐसा करने नहीं देती और उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। पूरा गांव अपने घरों की खिड़की से ये सब देख रहा होता है, पर कोई भी चुड़ैल के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाता है। फिर एक को उठा कर ले गई, बेचारा बहुत अच्छा लड़का था, ना जाने ये चुड़ैल हमारे गांव को छोड़कर कब जाएगी। हमें तो लगता है जब तक पूरे गांव को खा नहीं जाएगी कहीं नहीं जाएगी। भाई कैसी डरावनी बातें कर रहे हो, शुभ शुभ बोलो। मुझे इनकी बात सही लग रही है, वो चुड़ैल इतनी आसानी से गांव छोड़कर नहीं जाएगी, हमें उससे बचने के तरीके सोचने होंगे। यहाँ पूरा गांव चुड़ैल के खौफ में होता है और उससे बचने के तरीके सोच रहा होता है, पर लीलावती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर दिन दीपा पर जुल्म करते हुए उसके मन में अपना डर फैला रही होती है।
अगर आज रात घर के अंदर सोना है तो मुझे ये सारे बर्तन और बरामदा बिल्कुल साफ चाहिए। तुझे यहाँ पूरा दिन आराम करने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। अगर काम खत्म नहीं हुआ तो यहीं कोई कोना पकड़कर रात गुजार लेना। ऐसा बोलकर लीलावती दीपा को बरामदे में अकेला छोड़कर घर के अंदर चली जाती है, जिसके बाद दीपा भी काम में व्यस्त हो जाती है। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है और ब्रिजेश खेत से घर वापस आता है। तुम इस समय घर के बाहर क्या कर रही हो? कुछ देर में सूरज ढलने वाला है, अंदर चलो। नहीं, माँ जी ने मुझे यहाँ का सारा काम खत्म किए बिना घर के अंदर आने से मना किया है। ब्रिजेश को ऐसा बोलकर दीपा दोबारा काम में जुट जाती है और ब्रिजेश घर के अंदर चला जाता है। अरे माँ, रात होने वाली है, दीपा को अंदर बुला लो। अंधेरा होते ही बाहर चुड़ैल घूमने लगेगी, बाकी काम वो कल कर देगी। अच्छा, महारानी से काम खत्म नहीं हुआ तो तुझे यहाँ सिफारिश करने भेज दिया। काम खत्म किए बिना वो घर के अंदर नहीं आ सकती। तू जा, खाना खाकर आराम कर। ब्रिजेश इसके बाद लीलावती से कुछ नहीं बोलता और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ वो कमरे की खिड़की में से दीपा को आवाज लगाता। दीपा, बाहर अंधेरा होने वाला है, मैं तुम्हें ऐसे चुड़ैल के सामने बाहर नहीं रहने दे सकता, तुम अंदर आ जाओ। पर माँ जी मुझे काम खत्म किए बिना घर के अंदर नहीं आने देंगी। माँ से बात करके देखो, बोलो कि बचा हुआ काम तुम कल खत्म कर दोगी और उसके बदले उन्हें रिश्वत में कुछ दे देना। क्या दूंगी? वैसे तुम्हें ये भी सोचने की जरूरत नहीं है, जितना मैं जानता हूँ माँ अपने आप ही कुछ मांग लेगी। ठीक है, कोशिश करती हूँ। ब्रिजेश की बात मानकर दीपा अपनी सास लीलावती से बात करने के लिए घर के अंदर आती है, जहाँ लीलावती दीपा को घर के अंदर देखकर उसे वहीं रोक देती है। सारा काम खत्म हो गया? नहीं माँ जी, वो अंधेरा होने वाला है तो बाकी काम मैं कल खत्म कर दूंगी। ठीक से सुना नहीं था क्या? काम खत्म किए बिना घर के अंदर पैर नहीं रखना। माँ जी वो चुड़ैल। क्या चुड़ैल? तू चुड़ैल से ज्यादा मुझसे डर। चल ठीक है, अगर घर के अंदर आना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अपने माँ बाप से बोल मेरे लिए सोने का हार भेजे। सोने का हार आएगा तो तू यहाँ आराम से रह सकती है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं है। उन्होंने मेरी शादी भी बहुत मुश्किल से कर्ज लेकर की है। वो सोने का हार कहाँ से लेकर आएंगे? अगर इतनी ही गरीबी थी तो लड़की की शादी ही क्यों की? अपनी मुसीबत हमारे गले बांधने के लिए। बस करो, तुम तो उस चुड़ैल से भी बदतर हो। बेटी, तुम कमरे में जाओ। जयदीप की बात मानकर दीपा कमरे के अंदर चली जाती है, जिसके जाने के बाद लीलावती भी गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने तो सारी हदें पार कर दी, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए जयदीप एक योजना बनाता है और लीलावती के पास जाता है। सुनो, वो खेत पर काम करने वाला किसान थोड़ी देर बाद खेत का किराया देने आएगा, उससे पैसे लेकर अलमारी में रख देना। मैं किसी काम से पड़ोसी के घर जा रहा हूँ। लीलावती से ये सब बोलकर जयदीप घर के दरवाजे पर आता है और चाकू से अपना हाथ काटकर दरवाजे के बाहर कुछ खून गिरा देता है, जिसके बाद वो दरवाजा बंद करके वहीं रसोई में जाकर छुप जाता है। दरवाजे पर दस्तक सुनकर लीलावती खुशी से भागते हुए दरवाजे की तरफ जाती है। लगता है किसान खेत का किराया देने आया है। वाह, रात को पैसों की शक्ल देखकर सोऊंगी, सपने भी पैसे के ही आएंगे। पैसों के लालच में लीलावती जल्दी जल्दी घर का दरवाजा खोल देती है, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने किसान की जगह चुड़ैल को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे तू तो वही है जो अपनी बहू से बहुत दुखी रहती थी, हर समय उस पर जुल्म करती रहती है। चल, आज तेरी बहू और उसे उसकी सास से मुक्ति दिला देती हूँ। बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, कृपया मुझे जाने दो। लीलावती के चिल्लाने की आवाज सुनकर ब्रिजेश और दीपा भी कमरे से बाहर निकल आते हैं और लीलावती को चुड़ैल के साथ देखकर परेशान हो जाते हैं। माँ, वो चुड़ैल माँ को कैसे ले गई? हमें उन्हें बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने ही घर के बाहर खून गिराकर चुड़ैल को यहाँ बुलाया। तुम्हारी सास दिन पर दिन लालच और जुल्म की सभी हदें पार कर रही है, इसलिए उसे सबक सीखना बहुत जरूरी है। अब चुड़ैल के साथ रहेगी तो उसे परिवार और प्यार दोनों की अहमियत समझ आ जाएगी। नहीं पापा जी, वो मेरे साथ कुछ भी करती हो, पर आखिर में वो आपकी पत्नी और हमारी माँ ही है। मैं उन्हें किसी भी मुसीबत में ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। इसके बाद दीपा लीलावती की जान बचाने के लिए
घर के मंदिर से कुमकुम और हाथ में एक मशाल लेकर जंगल की तरफ चली जाती है। कुछ देर ऐसे ही जंगल में चुड़ैल की तलाश करते हुए घूमने के बाद दीपा को एक जगह पहुंचकर चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए दीपा चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। वाह, आज तो खुद ही शिकार चलकर सामने आ गया। तुम्हें शिकार करना है तो मैं तैयार हूँ, पर मेरी सास को छोड़ दो। दीपा की बात सुनकर लीलावती हैरान रह जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। दीपा, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, तुम फिर भी मेरी जान बचाने अकेले यहाँ आ गई। नहीं, तुम मेरी बहू को कुछ नहीं करोगी, मुझे ही मार दो। ठीक से एक फैसला करो, किसे मारूं किसे नहीं। मुझे। दोनों सास बहू इसी लड़ाई करने लगती है, जिससे परेशान होकर चुड़ैल उन पर से ध्यान हटाकर दूसरे गांव वालों के बीच अपना शिकार ढूंढने लगती है, जिसका फायदा उठाते हुए दीपा मंदिर का कुमकुम चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। कुमकुम गिरते ही चुड़ैल दर्द से तड़पने लगती है। चुड़ैल को ऐसे तड़पते और कमजोर देखकर दीपा अपनी सास के साथ गांव वालों को लेकर वहां से भाग जाती है। दीपा को सभी गांव वालों और अपनी सास के साथ गांव में वापस आते हुए देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और दीपा को शाबाशी देते हैं। बेटी, मैं अपने लालच में हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती रही, फिर भी आज तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने के लिए चुड़ैल के सामने आ गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसके बाद वे सब भी एक खुशहाल और सुखी परिवार की तरह घर वापस आ जाते हैं और खुशी से एक साथ मिलजुल कर रहने। बाप, अंकल कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, जरूर देता हूँ। पहले ये बता, तेरे पास पैसे हैं? नहीं, पैसे तो नहीं है। छुटकी की ये बात सुनकर हलवाई उसे अपनी दुकान के पास से भगा देता है, जिसके बाद छुटकी भूख से रोते बिलखते गांव के पास वाले जंगल में पहुंच जाती है, जहां वो थक कर रोते हुए एक पेड़ के नीचे रुक जाती है और वहीं खड़े खड़े भूख से रोती रहती है। भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। मम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? छुटकी के रोने की आवाज सुनकर पेड़ के ऊपर बैठी भूतनी का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है, जिसे देखकर भूतनी के मन में खुशी और लालच दोनों भावनाएं पैदा हो जाती हैं। वाह, आज तो खाना अपने आप चलकर सामने आ गया। ऐसा सोचकर भूतनी तुरंत छुटकी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर छुटकी डर कर वहाँ से भाग जाती है। छुटकी को भागते हुए देखकर भूतनी भी उसका पीछा करने लगती है। ये आजकल के बच्चे कितनी तेज भागते हैं, परी से तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। बहुत भगा रही है, इतनी मेहनत के बाद मेरा आज शाम का भोजन तो यही लड़की बनेगी। कुछ दूर तक यही सब चलने के बाद भूतनी इस सबसे परेशान हो जाती है और हवा में कहीं गायब हो जाती है, जिसे वहाँ से गायब देखकर छुटकी भी भागना रोक देती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। छुटकी के बैठते ही भूतनी अचानक उसके सामने आकर उसे पकड़ लेती है। अपने आप को इतना तेज समझा है कि मुझसे बच जाएगी। इतनी भाग दौड़ कर आकर तूने तो मेरी भूख और ज्यादा बढ़ा दी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। छुटकी इतनी तेज रो रही होती है कि उसके रोने की आवाज वहीं पास में एक बड़े बरगद के पेड़ पर बैठे भूत को सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह भूत छुटकी और भूतनी के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर जैसे ही भूत छुटकी को देखता है तो भूत का मन विचलित हो जाता है, जिस वजह से वो छुटकी को भूतनी से बचाने के लिए छुटकी और भूतनी के बीच आ जाता है। इस बच्ची को यहीं छोड़ दे, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरा गुस्सा जानती हो, सुना नहीं मैंने क्या कहा?
जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी किसी बच्चे के नजदीक भी दिखाई दी तो तुम्हारा भूतिया अस्तित्व खत्म कर दूंगा। भूत का गुस्सा देखकर भूतनी छुटकी को छोड़कर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके जाने के बाद भूत शांत होकर छुटकी के पास जाता है। बच्ची, तुम इस वक्त जंगल में क्या कर रही हो? मैं तो भूख की वजह से रोते हुए सड़क पर चल रही थी। कब जंगल में पहुंच गई पता ही नहीं चला। फिर वो भूतनी मुझे खाने के लिए मेरे पीछे पड़ गई और मैं भागते हुए यहाँ पहुंच गई। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तुम्हें खाना नहीं देते? मेरे पापा नहीं है और कुछ समय पहले मम्मी की भी मौत हो गई। फिर तुम किसके साथ रहती हो? वैसे तो मैं अपनी मम्मी और काका काकी के साथ रहती थी, लेकिन मम्मी की मृत्यु के बाद काका काकी ने मुझे घर से निकाल दिया। तभी से मैं सड़क पर रहती हूँ, लोगों से मांग कर खाना खाती हूँ और आज सुबह से किसी ने कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, इसीलिए मुझे बहुत भूख लग रही है। इस लड़की को देखकर, इसकी कहानी सुनकर मेरा मन इतना प्रभावित क्यों हो रहा है? तुम कहाँ रहती थी? तुम्हारी मम्मी पापा का नाम क्या था? मेरी मम्मी का नाम गीता और पापा का नाम किशोर था। मम्मी बताती थी कि पापा की मृत्यु मेरे जन्म से पहले ही हो गई थी, इसलिए मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। इसका मतलब हाँ, तुम फिक्र मत करो और मेरे साथ चलो। छुटकी भूत के साथ चली जाती है, जिसके बाद भूत उसे एक आम के पेड़ के पास लेकर जाता है, जहाँ छुटकी पेट भर आम खाती है और फिर भूत उसे अपने साथ वहीं पास में एक गुफा के अंदर ले जाता है। आज से यह तुम्हारा नया घर है। तुम यहाँ आराम से बेफिक्र होकर रह सकती हो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा यहीं तुम्हारे आसपास रहूंगा। छुटकी गुफा को देखकर बहुत खुश होती है और वहीं रहने लगती है, जिसके बाद छुटकी भूत के साथ जंगल घूमती है, फल तोड़कर खाती है और बहुत मजे करती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन छुटकी भूत के साथ जंगल में जाने के लिए गुफा से बाहर निकलती ही है, तभी उसे वहाँ अपने काका काकी खड़े हुए दिखाई देते हैं। मेरी प्यारी छुटकी, तुम तो हमारी बेटी है। कब से बाहर रह रही है? हमसे गलती हो गई बेटी, हमें माफ कर दे और घर वापस चल। हाँ बेटी, तेरे काका बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। चल, हम तुझे लेने आए हैं। छुटकी पहले ही अपने काका काकी को गुफा के बाहर देखकर असमंजस में होती है और ऊपर से उनका ऐसा व्यवहार उसे समझ नहीं आता है। वह भूत की तरफ देखती है। काका काकी, इतने समय बाद मुझे घर वापस ले जाने के लिए क्यों आए हैं? यह दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये मुझसे प्यार नहीं करते। पक्का मुझे घर वापस ले जाकर मुझसे घर का काम कराएंगे और फिर खाना भी नहीं देंगे। नहीं बच्चे, अब ऐसा नहीं होगा। ये लोग ना तुमसे कभी घर का काम कराएंगे और ना ही घर से बाहर निकालेंगे। वो घर तुम्हारा है और तुम अपने घर में हमेशा खुशी से रहो। पर अगर कुछ भी नहीं होगा, और अगर कभी कुछ भी बुरा लगा तो मुझे याद कर लेना, मैं तभी वहाँ आ जाऊंगा। भूत की बात मानते हुए छुटकी अपने काका काकी के साथ घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर वापस पहुंचकर काका काकी छुटकी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। वे सब साथ बैठकर रात का खाना खाते हैं, जिसके बाद काकी छुटकी को उसके कमरे में सुला देती है। अगर वो नहीं आता तो इस आफत को मैं दोबारा कभी इस घर में वापस लेकर नहीं आता।
भूलो मत, घर उन्हीं का है और जब तक वो यहाँ मौजूद रहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। वो मंजर मुझे अभी भी डरा देता है। आज का दिन कितना अच्छा है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ जरूर। दोनों घूमने जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलने वाले होते हैं तभी भूत उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर काका और काकी डर जाते हैं। अगर कल शाम तक तुम दोनों मेरी सोनी को घर वापस लेकर नहीं आए तो तुम दोनों के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हर वक्त तुम पर नजर रखूंगा। सोनी, ये तो जब भाभी गर्भवती थी तब भैया छुटकी को बोलते थे। हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई और छुटकी का पापा। मैं भले ही अपनी बेटी के जन्म से पहले ही उससे दूर हो गया, लेकिन उसके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक बाप जिंदा रहे या मुर्दा, अपनी बेटी के लिए उसका प्यार और उसकी फिक्र कभी खत्म नहीं होती। और अब अगर मेरी बेटी को कोई तकलीफ हुई तो तुम दोनों नया सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। नहीं नहीं, मैं उस चीज को बार बार याद नहीं करना चाहता। सो जाओ, सो जाओ। वे दोनों सो जाते हैं, जिसके बाद समय बीतता है। छुटकी के काका काकी भूत के डर से उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं। कुछ समय बाद छुटकी को भी अपने पापा की सच्चाई पता चल जाती है, जिसे जानकर वह भूत से और ज्यादा प्यार करने लगती है। इसी तरह कभी छुटकी अपने पापा भूत से मिलने जंगल में जाती रहती है, या फिर कभी भूत ही अपनी बेटी से मिलने घर पर आने लगता है। ये कहानी केरल से तिरुवनंतपुरम जाने वाले रास्ते के बीच में पड़ने वाली सुरंग की है, जिसे सब लोग भूतों की सुरंग के नाम से जानते हैं। इस सुरंग के अंदर जो भी जाता है वो दोबारा लौटकर कभी वापस नहीं आता। एक दिन राकेश नाम का एक आदमी अपनी बूढ़ी माँ और पत्नी के साथ गर्मी की छुट्टियों में तिरुवनंतपुरम घूमने जा रहा होता है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हो यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सब गाने गा रहे होते हैं। तभी राकेश को ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी कार के सामने से किसी को भागते हुए देखा, जिसे देखकर राकेश अचानक जोर से कार के ब्रेक मारता है। क्या हुआ, इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगाए? मुझे ऐसा लगा जैसे सामने कोई है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ऐसा बोलकर राकेश कार से नीचे उतरता है और सुरंग की तरफ जाकर इधर उधर देखता है, पर उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वह कार में जाकर बैठ जाता है और कार को सुरंग के अंदर ले जाता है। सुरंग के अंदर घुसते ही राकेश को सामने का सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से राकेश कार वहीं रोक देता है। ये सब क्या है, कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यही मैं भी सोच रहा हूँ, सुरंग का दूसरा हिस्सा भी नहीं दिख रहा। तभी उन्हें वहाँ किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सब बहुत डर जाते हैं। मानते नहीं तुम लोग, आ जाते हो यहाँ मरने। भूतनी को अपने सामने देखकर राकेश का पूरा परिवार बहुत डर जाता है और इसी वजह से वे अपने आप को कार के अंदर लॉक कर लेते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह भूत भूतनी का जोड़ा उन सब को मार देता है। इन्हें तुमने क्यों मारा? ये मेरे हिस्से के लोग थे, मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। It's my choice. भूत की बात सुनकर भूतनी गुस्से में वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन उनकी सुरंग में कोई भी इंसान नहीं आता, जिस वजह से उस भूतिया पति पत्नी के जोड़े की नोक-झोंक बढ़ जाती है। अगर और एक दिन यहाँ कोई इंसान नहीं आया जिसे मारकर मैं अपना गुस्सा शांत कर पाऊँ, तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी कोई नहीं है, मुझे नहीं रहना यहाँ। ये दुनिया के बिग बॉस, मुझे नहीं रहना यहाँ। मुझे
बाहर निकालो। तुम्हारा मेरे साथ 7 जन्म का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी मंजूरी उसी बिग बॉस ने दी थी। अब इसमें वो भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जहाँ एक तरफ भूतिया पति पत्नी के इस जोड़े की लड़ाई और नोकझोंक चल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ इनसे बिल्कुल अलग पति पत्नी का जोड़ा गीता और शेखर, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उसी सुरंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि प्रेगनेंसी के समय ही तुम्हें ये इंडिया का रोड ट्रिप क्यों करना था। पता है ना ये सब कितना रिस्की है। डर के आगे जीत है, और हमारे बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके मम्मी पापा अकेले ही रोड ट्रिप कराए। तुम ऐसे लॉजिक कहाँ से लाते हो? बस तुम्हारे चेहरे पर हंसी लाने के लिए अपने आप निकल आते हैं। ऐसी ही बातें करते हुए, गाने सुनते हुए और बीच बीच में किसी न किसी जगह आराम करते हुए गीता और शेखर अपने इंडिया के रोड ट्रिप का आधा सफर पूरा करते हुए केरल पहुंच जाते हैं। इसके बाद तिरुवनंतपुरम जाना है, जिसके लिए कुछ घंटे बिना रुके ड्राइव करना होगा, इसलिए आज यहीं आराम कर लेते हैं। शेखर की बात मानते हुए वे दोनों एक रात केरल में ही आराम करते हैं और अगली सुबह तिरुवनंतपुरम जाने के लिए अपनी कार लेकर भूतों की सुरंग वाले रास्ते पर निकल जाते हैं। इस वक्त गीता कार ड्राइव कर रही होती है और शेखर उसके साथ बैठकर गाने बदल रहा होता है। सुरंग के पास पहुंचते ही उनकी कार अपने आप रुक जाती है। क्या हुआ? कार क्यों रोकी? मैंने नहीं रोकी, अपने आप रुक गई। रुको, मैं चेक करता हूँ। ऐसा बोलकर जैसे ही शेखर कार से नीचे उतरता है, तभी कार स्टार्ट हो जाती है और अपने आप सुरंग के अंदर की तरफ बढ़ने लगती है। शेखर, ये कार अपने आप चल रही है, हैंड ब्रेक भी काम नहीं कर रहे। मुझे बहुत डर लग रहा है, इसे रोको प्लीज। गीता की बात सुनकर शेखर भी कार के पीछे भागते हुए सुरंग के अंदर पहुंच जाता है। सुरंग के अंदर ऐसा सब कुछ होते हुए देखकर शेखर गीता को कार से नीचे उतरने के लिए मना कर देता है, जिसे देखकर भूतनी उनके सामने आती है। देखो उसे, अपनी पत्नी की कितनी फिक्र करता है। तुम गुस्सा नहीं करो तो मैं भी कर लूंगा उसकी पत्नी की फिक्र। हाँ, उसी की फिक्र तो करोगे। अपनी पत्नी की फिक्र करते हुए तो मौत आती है। बताओ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सोचा नहीं था कि शादी का वो 7 जन्म वाला वादा इतना सच हो जाएगा। तो मैंने भी कहाँ सोचा था कि मरने के बाद भी यही शक्ल देखनी पड़ेगी। यहाँ भी शांति से जीने नहीं देती। भूत और भूतनी को इस तरह लड़ते हुए देखकर गीता और शेखर असमंजस में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? इंसान हो या भूत, पति पत्नी हर जगह एक जैसे ही रहते हैं। यहाँ ऐसी मुसीबत में तुम्हें मजाक करना है। फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा बोलकर शेखर भूत भूतनी की लड़ाई के बीच में खुद बोलना शुरू कर देता है। आप दोनों इतनी लड़ाई क्यों कर रहे हो? देखो, मैं और मेरी पत्नी अभी एक साथ मरने वाले हैं और हम खुश हैं कि कम से कम किसी एक को दूसरे के बिना अकेले नहीं रहना पड़ेगा। भाई, ऐसा कर, मरने के बाद मेरी वाली को भी साथ ले जाइयो। पर एक बार आप उनकी बात तो सुनिए, गुस्सा पूरी तरह बाहर आ जाएगा तो प्यार अपने आप बढ़ जाएगा। इसने कभी सुनी है मेरी बात जो अब सुनेगा? अगर सुनी होती तो आज हम जिंदा होते। ऐसा बोलते हुए भूतनी गुस्से में कार के बोनेट से उठ खड़ी होती है और शेखर को हवा में लटका देती है। मुझे गुस्सा आ रहा है। अपनी पत्नी को कार से बाहर निकाल, नहीं तो उसे वहीं मार दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज उसे मत मारो, मुझे मार दो। नहीं, आप उन्हें कुछ मत करिए, मैं बाहर आती हूँ। इसके बाद गीता जैसे ही कार से बाहर निकलती है तो उसे देखते ही अचानक भूतनी का गुस्सा शांत हो जाता है और वो शेखर को छोड़ देती है। तुम प्रेग्नेंट हो? आज से कुछ 7 साल पहले हमें पता चला था कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। हम बहुत खुश थे, इसलिए एक लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। हमारे बीच ऐसी नोक झोंक हमेशा से ही होती आई है और उस दिन कार में भी वही हुआ।
जिस वजह से मेरी पत्नी ने गुस्से में अपनी सीट बेल्ट खोल दी, जिसके बाद हम दोनों के बीच सीट बेल्ट को लेकर वाद विवाद शुरू हो गया। मैं उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए बोल रहा था, पर वो नहीं मान रही थी, इसलिए मैं खुद ही उसकी बेल्ट लगाने के लिए जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, तभी कार इस सुरंग के अंदर आई। अचानक अंधेरा होने की वजह से मुझे सामने का कुछ नहीं दिखा और हमारी कार वहाँ खड़े लोहे के सरियों से भरी एक ट्रक से जाकर टकरा गई। बेल्ट न लगी होने की वजह से मैं सामने वाले शीशे से बाहर सरियों के ऊपर जाकर गिरी, जिससे वो मेरे अंदर घुस गए और वहीं कार के अंदर बैठे हुए एक सरिया इनके गले के भी पार हो गया और इस तरह हम दोनों के साथ हमारी वजह से हमारे बच्चे की भी मृत्यु हो गई। बस तभी से हम एक साथ इस सुरंग में फंस गए, पर हमारी लड़ाई और नोकझोंक तब भी कम नहीं हुई। हम आज भी हर रोज लड़ाई करते और फिर जब कोई इंसान यहाँ आता तो हम दोनों ही अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसे मार देते हैं। पर हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हमारा नहीं तो तुम्हारा बच्चा ही सही दुनिया में जरूर आना चाहिए। इसके बाद वह भूतिया जोड़ा शेखर और गीता को उस सुरंग से बाहर जाने देते हैं, जिसके 1 साल बाद शेखर और सुमन अपने बच्चे के साथ एक बार फिर उस सुरंग पर वापस आते हैं और उस भूतिया पति पत्नी के जोड़े को अपने बच्चे से मिलाते हुए बहुत बातें करते हैं, जिसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो सुरंग भूतिया गतिविधि से मुक्त हो जाती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।